था कि विवास बिहार एक अवलोकन जो विवास पैनोरमा का है, ये बिहार लोक सेवा आयोग के लिए बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। जैसे कि आपका वो पीटी एग्जाम हो या मेंस हो, दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। विवास पैनोरमा बिहार एक अवलोकन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भाषा, बोली और साहित्य के टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और इस टॉपिक को खत्म कर देंगे इस बुक के अनुसार जो दिया हुआ है। सॉरी फॉर, चूंकि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा था, चूंकि मेरे साथ कुछ घटना घटी इस कारण से मैं डिस्टर्ब था। ये अनअवॉइडेबल जो भी आपका है, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी रही मेरे साथ, जिस कारण से मैं रेगुलर नहीं रह पाया आपके साथ। रेगुलर में वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ आपके लिए, लेकिन आपको समय भी मिल गई है। आपकी एग्जामिनेशन 30 अप्रैल से होने वाली है, तो अभी अच्छी खासी टाइम है। मैं इसे आशा करता हूं मैं पूरा करवा दूंगा और रेगुलर इसका वीडियो में टाइम टू टाइम जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसे मैं डालता रहूंगा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाषा, बोली और साहित्य जो बिहार की है उसके बारे में हम लोग विस्तृत में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि संपूर्ण बिहार की संचार की भाषा जो है, कम्युनिकेशन की जो भाषा है वो क्या है? हिंदी है। हमें पता है कि हमारी संचार की जो भाषा है क्या है? हिंदी है। हिंदी है कम्युनिकेशन की भाषा, जो हमारी आमतौर पे यूज होने वाली जो भाषा है वो हिंदी है। लेकिन इसके विभिन्न भागों में, बिहार के विभिन्न भागों में भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, वज्जिका, संथाली, मुंडारी आदि बोलियां प्रमुखता से बोली जाती है। ठीक है, ये सभी को पता ही होगा कि मैथिली को भी अब हमारे जो 8 अनुसूची में शामिल कर लिया गया है, और आपका उर्दू भी सेकेंड भाषा है, बिहार का उर्दू सेकेंड है। तो इसके अलावा जो है आपका वज्जिका, संथाली, मुंडारी, ये सब भी आपका जो है प्रमुखता से बोली जाती है। सदल मिश्र, याद रखिएगा नाम, सदल मिश्र बिहार के एकमात्र ऐसे अध्यापक थे जिन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज में देसी भाषा में पुस्तक तैयार करने हेतु चुना गया था। किसे? सदल मिश्र की। क्योंकि ये बुक की एक खासियत है कि आप किसी भी बुक को पढ़ लें, इतनी गहराई से नहीं बताई गई है। याद रखेंगे आप, इतनी गहराई से नहीं बताई गई है। ठीक है, इसलिए ये बुक की महत्ता को समझें और वीडियो को लास्ट तक देखें, आप ही के लिए है। और जो भी नए होंगे वो सब्सक्राइब कर ले, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए तो सदल मिश्र एकमात्र ऐसे अध्यापक थे जिन्हें किसके लिए कहाँ चुना गया था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में चुना गया था। क्यों? देसी भाषा में पुस्तक तैयार करने हेतु इन्हें चुना गया था। सदल मिश्र को याद रखेंगे, बिहार के एकमात्र ऐसे अध्यापक थे जिन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज में देसी भाषा में पुस्तक तैयार करने हेतु चुना गया था, वो थे सदल मिश्र। बिहार में हिंदी का पथ प्रशस्त करने वाले अग्रिम व्यक्ति इन्हें माना जाता है। सदल मिश्र को बिहार में हिंदी का पथ को, हिंदी के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए इन्हें एक अग्रणी व्यक्ति, अग्रिम व्यक्ति माना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात क्या होता है? स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को बिहार की राजभाषा बनाया गया। ठीक है, हिंदी को बिहार की राजभाषा बनाया गया। कब? तो आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को बिहार की राजभाषा, जबकि मैंने आपको बताया सेकेंड लैंग्वेज क्या है? उर्दू है। 1984 में उर्दू को द्वितीय, सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। कब? 1984 में। याद रखेंगे, सदल मिश्र को याद रखिएगा। और उर्दू भाषा को जो मान्यता मिला, कब मिला? तो 1984 में द्वितीय भाषा, सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा मिला बिहार में। और प्रथम तो हिंदी है जो स्वतंत्रता के पश्चात राजभाषा बनाया गया। आइए अब विस्तृत से हम चर्चा करते हैं। बिहार में एक हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा शैली बोली जाती है जिसे बिहारी भाषा कहते हैं। बिहार में क्या बोली जाती है? हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा बोली जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम? बिहारी भाषा कहते हैं। बिहार की बोलियां के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा भी वर्तमान बिहार की बोलियां को
बिहारी नाम दिया गया था। एक विशेषज्ञ थे बिहार की बोलियों का, एक विशेषज्ञ थे डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, जिन्हें द्वारा वर्तमान बिहार की बोलियों को बिहारी नाम दिया गया, बिहारी का नाम दिया गया। भाषा परिवार की दृष्टि से बिहार में निम्नलिखित 2 भाषा वर्ग की भाषाएं बोली जाती है। एक आपका आर्य परिवार की भाषा, दूसरा है आपका मुंडा परिवार की भाषा। याद रखिएगा, एक है आपका आर्य परिवार की भाषाएं बोली जाती है और दूसरी है आपका मुंडा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। आर्य परिवार की भाषाएं एवं मुंडा परिवार की भाषाएं। चलिए आगे देखते हैं कि आर्य परिवार की भाषाएं है क्या, इनके बारे में थोड़ा हम चर्चा करें। तो आर्य परिवार की जो भाषाएं हैं, बिहार में आर्य परिवार की भाषाएं को बिहारी भाषा का नाम दिया गया है। बिहारी का जो भाषा है, जिसे कि जॉर्ज अब्राहम ने बताया, क्या है, उर्दू और हिंदी की मिश्रित शैली है, जिसे हम बिहारी भाषा कहते हैं। और बिहारी भाषा आर्य परिवार की भाषा है और एक अन्य भाषा है जिसे हम मुंडा परिवार की भाषाएं कहते हैं। तो आइए आर्य परिवार की भाषा आप क्या क्या है आप जान लेते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। क्या इसके अंतर्गत निम्नलिखित 3 भाषाएं बोली जाती है। आर्य परिवार के अंतर्गत 3 भाषा है। कौन कौन है? मगध में मगही बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है भोजपुर में, और मैथिली बोली जाती है मधुबनी, दरभंगा, इस क्षेत्र में, सीतामढ़ी वगैरह में मैथिली बोली जाती है। तो मगधी, भोजपुरी और मैथिली ये आपकी आर्य की भाषाएं हैं, आर्य परिवार की भाषाएं हैं। तो ये बिहारी भाषा के अंतर्गत आता है, मगधी, भोजपुरी एवं मैथिली। चलिए अब मगधी के बारे में थोड़ा जान लें। मगधी भाषा जो है, मगधी भाषा मगध में मूल रूप से बोली जाती है और इसके जो प्रथम कवि ईशान माने जाते हैं। मगधी भाषा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? प्रथम कवि ईशान माने जाते हैं। मगधी भाषा के प्रथम कवि ईशान माने जाते हैं, जिनकी रचनाओं का काल 7वीं शताब्दी माना जाता है। कब माना जाता है? मगधी भाषा के रचनाओं का काल कब माना जाता है? 7वीं शताब्दी माना जाता है। प्राचीन मगध जनपद की प्रमुख भाषा, मगध जनपद थी, मगध जनपद की प्रमुख भाषा मगधी, जो वर्तमान पटना और गया जिलों में प्रमुखता से बोली जाती है। मगधी भाषा मगध जनपद की प्रमुख भाषा हुआ करती थी और वर्तमान में कहाँ बोली जाती है? तो पटना एवं गया में। ये भी याद रखना है आपको, वर्तमान में मगधी कहाँ बोली जाती है? तो पटना एवं गया में। देखिए, मैं बहुत बुकों का रिव्यू किया हूं, लेकिन हर बुक में बहुत सारी अशुद्धियां मिलती है। बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत सारे बुक में या फिर वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो या जिस तरह से भी हो, टाइपिंग मिस्टेक हो, लेकिन अशुद्धियां हैं। क्योंकि नए जो स्टूडेंट हैं, जो बीपीएससी या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके पास उतनी परख और समझ नहीं हो पाती है कि क्या त्रुटियां हैं। इसलिए मैं विवाद पैनोरमा को एक अच्छी बुक मानता हूं, क्योंकि इसमें त्रुटियां तो हर बुक में है। जैसे कि राजा राम मोहन ने बोला भी था कि हर कोई भी पुस्तक त्रुटि विहीन नहीं हो सकती है। इसलिए ये आपका जो बुक है हर किसी में है, लेकिन इसमें परसेंटेज कम है। चलिए, सिद्ध वंश की प्रारंभिक रचनाएं भी मगधी भाषा में लिखी गई थी। सिद्ध वंश हुआ करता था एक, प्राचीन में सिद्ध वंश की प्रारंभिक रचनाएं भी मगधी भाषा में लिखी गई है। सर्वाधिक चर्चित मगधी साहित्यकार थे योगेश्वर सिंह योगेश। ठीक है, मगध के सर्वाधिक चर्चित साहित्यकार थे योगेश्वर सिंह योगेश ने मगधी भाषा में एक महाकाव्य लिखा था। उसका नाम था गौतम। गौतम की रचना किसने की है? योगेश्वर सिंह योगेश ने की है मगधी भाषा में। सुरेश दुबे को मगधी भाषा का शैली कहा जाता है। सुरेश दुबे को क्या कहा जाता है? सुरेश दुबे को मगधी भाषा का शैली कहा जाता है। सुरेश दुबे को मगधी भाषा का शैली कहा जाता है। आधुनिक युग में मगधी भाषा के विकास में लक्ष्मी नारायण पाठक का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण पाठक, सुरेश दुबे, योगेश्वर सिंह तो जो गौतम लिखे हैं, और सुरेश दुबे को मगधी भाषा का शैली कहा जाता था। और आधुनिक में बात किया जाए तो आधुनिक युग में मगधी भाषा के विकास में लक्ष्मी नारायण पाठक का महत्वपूर्ण योगदान है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रमुख मगधी साहित्यकार हैं, जैसे हरिहर पाठक, वेदनाथ, बाबा मनीराम,
बाबा कदम दास, चतुर्भुज मिश्रा, श्रीधर मिश्रा इत्यादि। आइए अब बात करें हम भोजपुरी भाषा की। पश्चिम बिहार एवं उत्तरी बिहार, पश्चिम बिहार एवं उत्तरी बिहार के कुछ क्षेत्रों में भोजपुरी एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भाषा है। इससे क्वेश्चन आपका 65 और 66 में भी आया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि भाषा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंडा लोगों का भाषा कहाँ पे बोला जाता है, कौन सा भाषा कहाँ बोला जाता है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। इससे क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि आप बिहार बीपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं तो बीपीएससी में जो लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में चर्चा होती है, उसकी क्वेश्चन उसमें पूछी जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि भोजपुरी भाषा जो है पश्चिम बिहार एवं उत्तरी बिहार के कुछ क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भाषा है। कहाँ पे? पश्चिमी बिहार और उत्तरी बिहार के क्षेत्रों में। बिहार के बक्सर, आरा, रोहतास, सारण, चंपारण, याद रखिएगा, बक्सर, आरा, रोहतास, सारण एवं चंपारण आदि जिलों में शुद्ध भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी का विकास 17वीं शताब्दी में, याद रखेंगे कि अभी जो हमने बात किया मगधी वो 7वीं शताब्दी, और इसका कितना है 17वीं शताब्दी में धरतीदास एवं दरियादास ने की थी। धरतीदास एवं दरियादास ने किया था। जबकि आधुनिक युग में बाबू रघुवीर नाथ, महेंद्र मिश्रा एवं भिखारी ठाकुर, जिसको कि इस बार अवार्ड भी मिला है भिखारी ठाकुर को, भिखारी ठाकुर ने इस भाषा को नवीन पहचान दी। राय बहादुर भिखारी ठाकुर की प्रसिद्ध कृति विदेशिया है, जिस पर निर्मित भोजपुरी फिल्म स्वयं अभिनय भी किया है उन्होंने। भोजपुरी भाषा के महाकवि हैं पंडित केदारनाथ मिश्र प्रभात ने केकई एवं ऋतुवंश नामक 2 प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की है। किसने की है? केदारनाथ मिश्र प्रभात एवं ने की है। क्या चीज की है? तो केकई एवं ऋतुवंश नामक 2 प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की है। जबकि ज्वाला उनके द्वारा रचित सशस्त्र क्रांति गीतों का एक संग्रह है, केदारनाथ मिश्र के द्वारा ही ज्वाला। भोजपुरी भाषा के लोकप्रिय साहित्य है फिरंगिया और बरोहिया। फिरंगिया और बरोहिया ये भोजपुरी भाषा के लोकप्रिय साहित्य हैं। फिरंगिया और बरोहिया के रचयिता क्रमशः मनोरंजन जी हैं किसके? तो फिरंगिया के मनोरंजन और बरोहिया के हैं रघुवीर नारायण। मॉरिशस में बोला जाता है आपका भोजपुरी, त्रिनिदाद में बोला जाता है, टोबैगो में बोला जाता है, फिजी में बोला जाता है, गुयाना, सूरीनाम आदि देशों में भी भोजपुरी भाषी लोगों की संख्या काफी अधिक है। तो मॉरिशस में भी, त्रिनिदाद में भी, टोबैगो में, फिजी में, गुयाना में, सूरीनाम में भोजपुरी भाषा काफी संख्या में लोग हैं जो बोली जाती है उनके द्वारा। अब आइए मैथिली की बात कर ले तो तिरहुत क्षेत्र में बोली जाती है। तो दरभंगा जिले में बिहार की भाषाओं में मैथिली भाषा सबसे उन्नत एवं विकसित है। मुख्यतः तिरहुत क्षेत्र में बोली जाती है, दरभंगा जिले में बोली जाती है। मैथिल ब्राह्मणों और कायस्थों ने मैथिली भाषा के प्रयोग के लिए एक पृथक लिपि का विकास किया है, जिसे मैथिली लिपि भी कहते हैं। किसने? तो मैथिल ब्राह्मण और कायस्थों ने इस भाषा का प्रयोग किया, इसके लिए एक पृथक लिपि बनाया, विकसित किया, पृथक लिपि का विकास किया, जिसे मैथिली लिपि कहा जाता है। राजा जनक के काल से ही मैथिली भाषा बोली जाती है। किसके? तो आपको पता है जनक कौन है? राजा जनक के काल से ही मैथिली भाषा बोली जाती है। मैथिली भाषा का वर्तमान स्वरूप 10वीं शताब्दी में उदित हुआ। ये कब हुआ? 10वीं, भोजपुरी 17वीं और 7वीं में आपका कौन हुआ? मगधी। तो अब इसी समय ज्योतिश्वर ठाकुर ने मैथिली की सबसे पहली रचना की, वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर किसने की है रचना? याद रखेंगे, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर ने की है। वर्ण रत्नाकर, मैथिली की पहली रचना वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर ने की है। मैथिली भाषा में अपने प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ भी है। महाकवि विद्यापति को मैथिली भाषा का सबसे प्रमुख कवि माना जाता है। विद्यापति को
महाकवि हैं। ये महाकवि विद्यापति को मैथिली भाषा का सबसे प्रमुख कवि माना जाता है। वर्तमान में मैथिली भाषा में स्नातकोत्तर तक की शिक्षा का पाठ्यक्रम उपलब्ध है। बिहार सीमा से लगे हुए नेपाल के क्षेत्रों में भी मैथिली भाषा बोली जाती है। अब आइए मुंडा परिवार की भाषाएं भी जान लें हम। मुंडा परिवार की भाषा क्या है, तो ये इसमें क्या है, मुंडा परिवार की भाषाएं आदिम जनजातियों की बोली है। मगधी का एक मिश्रित रूप है। मुंडा परिवार की जो भाषा है मगधी का मिश्रण है, मगध भाषा का मिश्रण है, जिसे नागपुरिया नाम से जाना जाता है। नागपुरिया के नाम से जाना जाता है। इस परिवार के प्रमुख दो भाषाएं हैं, कौन कौन, अंगिका और वज्जिका। मुंडा परिवार का दो भाषा है, कौन कौन सा है, अंगिका और वज्जिका है। इनके जो मिश्रित रूप हैं आदिम मगध और मुंडा की भाषा, उसे नागपुरिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि छोटा नागपुर का भाग है। और इनके दो प्रमुख भाषाएं हैं, अंगिका और वज्जिका। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अंगिका कहाँ पे मूलतः बोली जाती है। एक्चुअली में अंगिका भागलपुर जिला की मूल भाषा अंगिका है। भागलपुर जिले की मूल भाषा अंगिका है। वस्तुतः मैथिली भाषा का ही एक परिवर्तित रूप है। अंगिका जो है मैथिली भाषा का ही एक परिवर्तित रूप है, अतः इसे मैथिली की उपभाषा भी कहा जाता है। अंगिका भाषा को भागलपुरी भी कहते हैं। भागलपुर में जो बोला जाता है वो अंगिका बोला जाता है, भागलपुरिया भाषा भी इसे बोला जाता है। और मैथिली का ही एक परिवर्तित रूप है और मैथिली की उपभाषा भी है। तो अंगिका और वज्जिका मुंडा परिवार की भाषा है, आर्य परिवार की भाषा नहीं है। भोजपुरी, मगधी और आपका जाके मैथिली, ये आर्य परिवार की भाषा है। और मुंडा परिवार में आपका आता है अंगिका और वज्जिका। और आपने देखा कि मुंडा की भाषाएं जो है आदिम जनजातियों की बोली है और मगधी का एक मिश्रित रूप है जिसे नागपुरिया कहा जाता है। और अंगिका भाषा मूल रूप से भागलपुर में बोला जाता है और ये मैथिली भाषा का ही परिवर्तित रूप है, या आप बोल सकते हैं मैथिली की उपभाषा कहा जाता है। अंगिका भाषा को भागलपुरी भी कहते हैं। अंगिका भाषा की एक प्राचीन लिपि है जिसमें 6ठी शताब्दी में ललित विस्तार नामक एक बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी। एक प्राचीन लिपि है अंगिका। अंगिका क्या है, अंगिका भाषा की एक प्राचीन लिपि है जिसे 6ठी शताब्दी में ललित विस्तार नामक एक बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई अंगिका भाषा में। भागलपुर एवं मुंगेर में बोली जाती है ये। भागलपुर, अंगिका जो है भागलपुर और मुंगेर में, भागलपुर एवं मुंगेर में ये भाषा बोली जाती है। डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा ने अंगिका भाषा का इतिहास लिखकर इसको लोकप्रिय बनाया। तो इसका इतिहास किसने लिखा, डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा ने इस भाषा का इतिहास लिखकर इसको लोकप्रिय बनाया। अब आइए बात करते हैं हम वज्जिका भाषा की। तो वज्जिका भाषा भी एक मैथिली भाषा से ही हुआ है, इसका भी विकास। वज्जिका भाषा का भी जो विकास हुआ है मैथिली भाषा से हुआ है तथा इसे मैथिली की पश्चिमी शैली माना जाता है। ठीक है, वज्जिका भाषा मुख्यतः वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों में ये भाषा बोली जाती है, जबकि आपकी अंगिका जो है भागलपुर एवं मुंगेर में डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा ने अंगिका भाषा का इतिहास लिखकर लोकप्रिय बनाया। तो आप वज्जिका आप देख लिए कि मुख्यतः वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिलों की भाषा है। इसके अतिरिक्त वज्जिका जो है दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी में भी बोली जाती है। मुख्य साहित्यकार एवं उनकी कृतियां को देख ले। वान भट्ट ने लिखा है क्या, कादम्बरी, हर्षचरित्र और चंडी शतक। याद रखेंगे, वान भट्ट का साहित्य है क्या है, वान भट्ट का कादम्बरी, हर्षचरितम, चंडी शतक, हर्षचरित एवं कादम्बरी वान भट्ट। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है पंचतंत्र और हितोपदेश। पंचतंत्र किसने लिखा है, तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है और हितोपदेश भी लिखा है विष्णु शर्मा ने। चाणक्य तो अर्थशास्त्र पता ही है आपको। अश्वघोष महायान, श्राद्धोत्पाद संग्रह, बुद्ध चरित और वज्रसूरी। अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरित
अश्व घोष ने लिखा है। महायान श्राद्ध उत्पाद भी संग्रह जो है अश्व घोष ने लिखा है। वज्र सूची भी अश्व घोष ने। आर्यभट्ट तंत्र लिखे हैं। वात्स्यायन लिखे हैं कामसूत्र। कामसूत्र किसने लिखा है? वात्स्यायन। और मंडन मिश्रा लिखे हैं भाव विवेक विधि विवेक। भाव विवेक एवं विधि विवेक ये दोनों लिखे हैं मंडन मिश्रा। विद्यापति का तो महाकवि, इनके बारे में तो क्या कहना है? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गौरक्षा विजय, भू परिक्रमा। और दाऊद लिखे थे चंद्रायन। ज्योतिरीश्वर ठाकुर लिखे हैं वर्ण रत्नाकर, जैसा कि आपने देखा था वर्ण रत्नाकर और दर्शन रत्नाकर। फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल, जुलूस, पलटू बाबू, रोड, दीर्घत्या। रामधारी सिंह दिनकर, इनके तो बहुत हैं। और बाबा नागार्जुन, बाबा बटेश्वर नाथ, हजार बाहों वाली, पारो कुंभी पाक, तुमने कहा था, वरुण के बेटे, रतिनाथ की चाची, पुरानी जातियों का कोरस, बाबा नूर। इसके बाद आपके हैं देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता, तो यही लिखे हैं देवकी खत्री जो है देवकी चंद्रकांता, संतति, भूतनाथ, काजर की कोठरी, नौलखा हार इंपोर्टेंट है, ये लिखे हैं देवकी नंदन खत्री। राहुल सांकृत्यायन लिखे हैं बुद्ध चर्या और विनय पिटक, धम्पद, दर्शन दिग्दर्शन। शाह अजीमाबादी लिखे हैं नक्शे पायदार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखे हैं इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है? तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, याद रखेंगे। जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है इंडिया डिवाइडेड। चंपारण में सत्याग्रह और बाबू के कदमों में। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, चंपारण में सत्याग्रह राजेंद्र प्रसाद, बापू के कदमों में राजेंद्र प्रसाद। केदारनाथ मिश्र प्रभात, ज्वाला, केकई, ऋतुवंश, प्रस्क्रिया। और शिव सागर मिश्रा लिखे हैं दूब जन्म छाई। राम वृक्ष बेनीपुरी, आम्रपाली, माटी के मूरत, चिंता के फूल, संगमित्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी। वाचस्पति मिश्रा लिखे हैं भाष्य भामती, ब्रह्म सिद्धि के टीकाकार। और डॉक्टर कुमार विमल मूल्य और मीमांसा, सर्जना के स्वर, आंगर के संपुट, सीपी के युग मानव बापू, अमृत सौंदर्य तत्व। आइए अब बात करते हैं हम पत्रकारिता की। उर्दू भाषा की भी बात करनी होगी। राजा राधिका रमन सिंह लिखे हैं पुरुष और नारी। राजा राधिका रमन सिंह लिखे हैं पुरुष और नारी। और जानकी वल्लभ शास्त्री बहुत सारे बुक लिखे हैं। मेघगीत, अवंतिका, मन की बात, हंस बुलाया, दो तिनके का घोंसला, अश्वयुद्ध, अशोक वन, सत्यकाम, तमसा, इरावती राधा, नील झील वही लिखे थे। आइए अब उर्दू भाषा की थोड़ा बात करें हम। बिहार में उर्दू भाषा तो मैंने बताया आपको द्वितीय लैंग्वेज है। 1984 में इसको मान्यता मिला। बिहार में उर्दू भाषा का विकास 12वीं शताब्दी में हुआ। याद रखिएगा, उर्दू भाषा का जो विकास है 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ तथा एक वास्तविक रूप से 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। फुलवारी के संत इमादुद्दीन कलंदर, कौन? फुलवारी के एक संत थे इमादुद्दीन कलंदर ने आम जनों के हित में सिराते मुस्तकीम जिसका मतलब है सीधा रास्ता की 1685 में रचना की। कब की? 1685 में रचना की। इमामुद्दीन कलंदर ने आम जनों के हित में सिराते मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता 1685 में रचना की। इसी काल में लाला उजागर चंद ने उल्फत तथा राजा राम नारायण ने मौजू की रचना की थी। लाला उजागर चंद ने उल्फत और राजा राम नारायण ने मौजू की रचना की थी। उर्दू भाषा में बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ
नक्शे पायदार, याद रखिएगा, नक्शे पायदार बिहार के इतिहास में उर्दू का प्रथम ग्रंथ है। नक्शे पायदार की रचना अली मोहम्मद शाह आजिमावादी ने किया। अली मोहम्मद शाह आजिमावादी, नक्शे पायदार, जैसे कि हम लोग देखा है यहाँ पर भी आजिमावादी नक्शे पायदार, ये देखिए की रचना की। ठीक है, इनकी गजलों का संग्रह मैखाना ए इल्हाम के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अजीमुद्दीन अहमद ने अंग्रेजी कविता शैली सोनेट का उर्दू भाषा में सर्वप्रथम प्रयोग किया। इनकी कविताओं का संकलन गुल ए नगमा शीर्षक से प्रकाशित हुआ। गुल ए नगमा, डॉक्टर अजीमुद्दीन अहमद। बिहार में प्रगतिशील उर्दू विचारधारा के प्रसार का श्रेय सुहेल अजीमावादी को दिया जाता है। सुहेल अजीमावादी को दिया जाता है, जबकि उर्दू साहित्य पर शोध वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का श्रेय काजी अब्दुल बदीद को दिया जाता है। काजी अब्दुल बदीद को। बिहार के प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार अब्दुल समद के उपन्यास दो गज जमीन याद रहिएगा, उपन्यास है किनका? उर्दू साहित्यकार थे, बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार थे अब्दुल समद। उस साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आइए अब पत्रकारिता की बात करें हम, तो बिहार में पत्रकारिता का आरंभ जो हुआ 19वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 19वीं शताब्दी में हुआ। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1875 में शुरू हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखें, आपकी बहुत सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि इस बुक में बहुत गहराई से बात को लिखी गई है। और दूसरी बात है, जो भी नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अब मैं कोशिश करूंगा टाइम टू टाइम इस बुक को पूरा कम से कम करा दूं, और इससे ज़्यादा प्रॉमिस अभी नहीं करूंगा, एग्जामिनेशन सामने है। तो द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1875 में शुरू किया गया पटना से। द बिहार हेराल्ड कैसा है? तो ये बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, जिसका किसके द्वारा किया गया स्टार्ट? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1875 में शुरू किया गया। पटना से इंडियन क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र 1881 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में राष्ट्रवादियों द्वारा द मदरलैंड तथा बिहार स्टैंडर्ड का प्रकाशन आरंभ किया गया। द बिहारी एवं द बिहारी टाइम्स के दो समाचार पत्र थे, जो बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग की प्रस्तुति में सक्रिय रहे थे। बिहार टाइम्स की स्थापना पटना में एक साप्ताहिक के रूप में 1903 में हुआ, जबकि 1906 में इसे भागलपुर से प्रकाशित होने वाले बिहार न्यूज के साथ जोड़कर द बिहारी बना दिया गया। बिहार टाइम्स को 1906 में भागलपुर से प्रकाशित होने वाले एक न्यूज के साथ जोड़कर, बिहार न्यूज के साथ जोड़कर द बिहारी नाम दे दिया गया। द बिहारी को 1917 में एक दैनिक रूप में परिवर्तित कर दिया गया तथा 1917 में इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। द बिहारी के स्थान पर 15 जुलाई 1918 में द सर्च लाइट का प्रकाशन हुआ, जिसके प्रथम संपादक सैयद हैदर हुसैन थे। याद रहिएगा, सर्च लाइट के प्रथम संपादक कौन थे? तो सैयद हैदर हुसैन थे। द सर्च लाइट को 1930 में एक दैनिक रूप में दे दिया गया, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में राष्ट्रवादियों के प्रवक्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द सर्च लाइट का प्रकाशन 1985 में बंद करके उसके स्थान पर हिंदुस्तान टाइम्स के पटना संस्करण को शुरू किया गया। तो सर्च लाइट बंद कर दिया गया था 1985 में, अब उसके स्थान पर हिंदुस्तान टाइम्स को स्टार्ट किया गया पटना संस्करण के रूप में। असहयोग आंदोलन के दौरान मजरुल हक ने पटना से द मदरलैंड का प्रकाशन आरंभ किया। मजरुल हक ने स्टार्ट किया, जिस पर सरकार की कड़ी आलोचना के कारण अनेक बार मुकदमे चलाए गए तथा शीघ्र ही इसका प्रकाशन रोक दिया गया। बिहार के पहले मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस ने 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया, जो 1944 तक प्रकाशित होता रहा।
दरभंगा के महाराजा, पटना टाइम्स, द पटना टाइम्स निकाले थे मोहम्मद यूनुस, जो पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के 1924 में, और इन्होंने निकाला था द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था। 1944 तक प्रकाशित रहा। दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने दी इंडियन नेशन की स्थापना की। दरभंगा के जो महाराजा थे कामेश्वर सिंह, दी इंडियन नेशन की स्थापना की। टाइम्स ऑफ इंडिया के पटना संस्करण का मई 1986 से प्रकाशन हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया के पटना प्रकाशन संस्करण का जो है मई 1986 से आरंभ हुआ। कोलकाता में 1872 में स्थापित बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। यानी कोलकाता में स्थापित हुआ था 1872 में। बिहार बंधु बिहार का पहला समाचार पत्र था, जो 1874 में से 1872 में वहां पर स्थापना हुआ था बिहार बंधु का कलकत्ता में, और 1874 से पटना से प्रकाशित हुआ। बिहार का पहला हिंदी दैनिक था आपका सर्वहितैषी के नाम से 1990 में 15 से प्रकाशित हुआ। पहला हिंदी दैनिक जो था सर्वहितैषी था। द इंडियन नेशन के हिंदी सह प्रकाशक आर्यावर्त का प्रकाशन दरभंगा से, आर्यावर्त जो प्रकाशन हुआ कहाँ से हुआ? दरभंगा से 1941 में शुरू हुआ। जबकि द सर्चलाइट का हिंदी प्रकाशन प्रदीप, द सर्चलाइट जो था उसका हिंदी प्रकाशन प्रदीप के नाम से 1947 में शुरू हुआ। प्रदीप का प्रकाशन 1986 में बंद हो गया तथा इसका स्थान हिंदुस्तान के पटना संस्करण ले लिया। माने सर्चलाइट प्रदीप बन गया, प्रदीप हिंदुस्तान बन गया। 1986 में बंद हो गया और उसके स्थान पर हिंदुस्तान आ गया। नवभारत टाइम्स के पटना संस्करण का प्रकाशन भी 1986 में आरंभ हुआ, लेकिन 1995 में इसे बंद कर दिया गया नवभारत टाइम्स को। 19वीं शताब्दी में बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र था नूरुल अनवार, और शीर्षक से आरा से मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित किया गया था, मोहम्मद हाशिम के द्वारा। बिहार का पहला उर्दू दैनिक आरा से ही 1976 में प्रकाशित हुआ। उर्दू समाचार पत्रों में सबसे पुराना सदा-ए-आम है, जो अभी तक पटना से प्रकाशित हो रहा है। सदा-ए-आम उर्दू समाचार पत्रों में सबसे पुराना। और इसी काल में इतिहाद और शांति का प्रकाशन भी प्रारंभ हुआ। दरभंगा से एक साहित्यिक पत्रिका किरण का प्रकाशन 1948 में आरंभ हुआ। पटना से 1948 में इनकलाबे जदीद का प्रकाशन भी प्रारंभ हुआ। हिंदी की पत्रिकाएं थी क्षत्रिय पत्रिका 1881 में मासिक, लक्ष्मी 1903 में मासिक, और बालक, युवक, आरती, भूदेव, पारिजात, ज्योत्सना, नई धारा, अवंतिका, आनंद डाइजेस्ट 1979 से 1990 में, नई शिक्षा, एकमात्र, लक्ष्मी को छोड़कर अन्य सभी पत्रिकाएं पटना से प्रकाशित हुई, जबकि लक्ष्मी का प्रकाशन गया से हुआ। ठीक है, लक्ष्मी का प्रकाशन कहां से हुआ? गया से हुआ। साप्ताहिक पत्र अगर ले ले तो अलपंच उर्दू में था 1855 में पटना से। भागलपुर से पीयूष प्रवाह निकालते थे 1886 में। देश नाम का हिंदी साप्ताहिक पत्रिका था 1919 में पटना से। अलपंच उर्दू में पटना से 1855 में। बिहार बंधु हिंदी में 1874 में पटना से। तरुण भारत 1921 में पटना से। केवल एक था आपका पीयूष प्रवाह जो भागलपुर से था, बाकी सब। हुंकार हिंदी में 1940 में पटना से। अग्रदूत मदरलैंड अंग्रेजी में पटना से। टाइम्स पटना टाइम्स अंग्रेजी में पटना से। और जनादेश 1990 में पटना से। धर्मायन भी आपका 1990 में पटना से। संस्कृत की कुछ पत्रिकाएं हैं, इनके बारे में भी जान लें। 1878 में मासिक पत्रिका निकली विद्यार्थी, और धर्मनीति तत्वम 1880 में। मित्रम 1981 में। संस्कृत संजीवनम 1940 में त्रैमासिक थी। पाटल श्री भारती अख्यकम देववानी। अख्यकम क्रमशः मुंगेर, आरा एवं आरा से प्रकाशित हुई, जबकि अन्य सभी पटना से। अख्यकम को याद रखिएगा, अख्यकम केवल मुंगेर एवं आरा से प्रकाशित हुई। तो ये आपका आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक था, आपके बिहार एक अवलोकन विवास पैनोरमा का, जो
एक टॉपिक आज हम लोग खत्म कर लिए। इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे हम खत्म करते चले जाएंगे। तो ये आपका आज भाषा, बोली और साहित्य का जो टॉपिक था उसे हम लोग आज खत्म कर दिए। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके जो अन्य भाग हैं बिहार में कला एवं संस्कृति को करें और कल ही इसे खत्म कर दें। कला एवं संस्कृति को थोड़ा सा बड़ा होगा वो टॉपिक, वीडियो बड़ा होगा, तो 2 पार्ट में आप लोग बोलेंगे तो कर देंगे, नहीं तो एक पार्ट में ही उसे हम लोग खत्म कर दें। जैसे कि चाणक्य पुरस्कार राजनीतिक शास्त्र के लिए दिया जाता है, गोरखा सिंह पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए, आर्यभट्ट पुरस्कार विज्ञान के लिए एवं विद्यापति पुरस्कार हिंदी लोक साहित्य के लिए। तो इस तरह से ये लोग जो कहते हैं क्या है कि बिहार में कला एवं संस्कृति, जैसे कि मौर्य कला क्या है, मौर्योत्तर कला क्या है, पाल कला क्या है, स्थापत्य कला क्या है, चित्रकला क्या है, पटना कलम क्या है, मधुबनी चित्रकला, मिथिला चित्रकला क्या है। ये मेंस मंजूषा शैली मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके पीटी के लिए तो है ही। तो इस तरह से आप लोग कमेंट्स करके बताएं क्या इसे स्टार्ट करें या कोई अदर टॉपिक आप लोग बताएं, उस तरह से मैं उसे कल कोशिश करूंगा। तो कोशिश कीजिए कि कल आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, क्योंकि और लोगों को भी इसकी लाभ मिल सके। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। अगले क्लास में मिलते हैं। आप लोग जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें।